बहुत समय पहले की बात है। काशीपुर नाम के गांव में आरामदास नाम का एक आदमी रहता था। उसका नाम ही उसकी प्रवृत्ति को दर्शाता था। वह बिल्कुल कामचोर था और उसे केवल आराम करना पसंद था। वह दिन भर या तो सोता रहता या फिर इधर उधर आवारा गर्दी करता था। आरामदास के पिता धर्मपाल जी बेहद मेहनती और ईमानदार इंसान थे। उसकी माँ बचपन में ही उसे छोड़कर चली गई थी। तब से उसके पिता ने ही उसकी देखभाल करके उसे बड़ा किया था। लेकिन बेटे की ऐसी आदतों ने उन्हें अंदर तक तोड़ दिया था। यह लड़का मेरी मेहनत की कमाई का मोल नहीं समझता। मैंने इसे कितनी बार समझाया, लेकिन सब बेकार। बेटा, जीवन आराम करने के लिए नहीं है। मेहनत से ही सुख और सम्मान मिलता है। अगर तुम ऐसे ही रहोगे तो आगे क्या करोगे? अरे पिताजी, इतनी चिंता मत किया करो। मैं तो अपनी जिंदगी मस्त तरीके से जी रहा हूँ। उन्होंने आरामचंद को कई बार समझाया, लेकिन आरामचंद पर इसका कोई असर नहीं हुआ। इसलिए आरामचंद की माँ बाप की आंखों में चिंता और निराशा झलकती थी। भाई रघुनाथ, ये लड़का तो मेरी बात सुनता ही नहीं है। हर वक्त सोता रहता है या फिर आवारा गर्दी करता रहता है। मैं तो परेशान हो गया हूँ। ऐसे कब तक चलेगा? देखो धर्मपाल, मेरे ख्याल से अब इसका इलाज है कि तुम इसकी शादी कर दो। जब इसके ऊपर जिम्मेदारी आएगी तो शायद इसकी आलसी आदतें बदल जाएंगी। तुम सही कह रहे हो। शायद यही इसका हल हो। मैं जल्दी ही इसके लिए कोई अच्छी लड़की ढूंढता हूँ। कुछ ही दिनों में धर्मपाल जी ने सुषमा नाम की लड़की से आरामदास की शादी तय कर दी। सुषमा बहुत ही सुंदर और मेहनती लड़की थी। सुषमा जैसी लड़की के आने से मुझे पूरा यकीन है कि आरामदास का आलस्य दूर हो जाएगा। अब वो जिम्मेदार बनेगा। शादी के बाद भी आरामदास की आदतें नहीं बदली, बल्कि वह पहले से भी अधिक आलसी हो गया था। क्या ये आदमी कभी सुधरेगा? इतनी मेहनत से सब कुछ संभाल रही हूँ, लेकिन ये बस सोता रहता है। अपने पति की इन हरकतों से सुषमा बहुत परेशान हो चुकी थी। एक दिन सुषमा ने अपने ससुर धर्मपाल जी के सामने अपनी परेशानी रखी। मैंने आज तक आपके सामने कुछ नहीं कहा, क्योंकि आप घर के बड़े हैं, लेकिन अब मैं मजबूर हो गई हूँ। आपने अपने उस आलसी और निठल्ले बेटे की शादी मुझसे कर दी। उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। बेटी, ऐसा क्यों कह रही हो? क्या हुआ? वो कुछ करता धरता नहीं है, सारा दिन घर में पड़ा रहता है। आपको क्या लगा था कि सिर्फ शादी कर देने से वो सुधर जाएगा? उसने मेरी जिंदगी का चयन छीन लिया है। बेटी, लेकिन तुम चाहती क्या हो? मैं चाहती हूँ कि वो कोई काम करे, अपनी जिम्मेदारी समझे। बेटी, वो तुम्हारा पति है। तुम उसे प्यार से समझाओ, शायद वो बदल जाए। मैं तो समझा समझा कर पागल हो चुकी हूँ। वो मेरी सुनते ही कहाँ है। सारा दिन बस घर में पड़े रहते हैं या पागलों की तरह इधर उधर घूमते रहते हैं। दिन बीतते गए, लेकिन हालात और खराब होते गए। कुछ दिनों बाद धर्मपाल जी का देहांत हो गया। उनके जाने के बाद आरामदास को और भी छूट मिल गई, क्योंकि अब उसे कोई कुछ कहने वाला नहीं था। एक दिन आरामदास खाट पर लेटा हुआ आराम कर रहा था। उसे इस तरह आराम करता देख सुषमा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। आपको शर्म नहीं आती? पूरे गांव के मर्द सुबह उठते ही अपने अपने काम पर चले जाते हैं। उनकी पत्नियां चैन से जीती हैं, लेकिन मैं जब से इस घर में आई हूँ, एक पल के लिए भी सुकून नहीं मिला। अरे कैसी बातें कर रही हो सुषमा? तुम जानती हो मैं कब से काम की तलाश कर रहा हूँ, लेकिन जहां भी जाता हूँ वहां छोटे मोटे काम ही मिलते हैं, और छोटे मोटे काम करना मुझे पसंद नहीं है। अरे मैं करूं तो कोई बड़ा काम करूंगा। बड़ा काम तुमसे होगा नहीं, और छोटे काम तुम करना चाहते नहीं। आखिर करना क्या चाहते हो? अरे भाग्यवान, कुछ दिनों की बात है। देखना, एक दिन मैं बड़ा आदमी बन जाऊंगा। नौकर मेरे आगे पीछे घूमेंगे। बस भी करो।
तुम तो बच्चों की तरह बहाने बनाते हो। तुम मेरे पति हो, लेकिन पति वाली कोई बात है ही नहीं तुम में। अरे क्यों मुझे बच्चों की तरह डांट रही हो? मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम्हें मेरी इज्जत करनी चाहिए। इज्जत उसकी होती है जो घर में कुछ पैसे कमा कर लाए। जो आदमी अपने परिवार का पेट नहीं पाल सकता, उसकी इज्जत कौन करेगा? अरे भाग्यवान, इतना गुस्सा करना अच्छी बात नहीं है। ठीक है, मत करो मेरी इज्जत, जो मन में आए कहती रहो, लेकिन एक काम तो कर दो। मुझे बहुत भूख लग रही है, जरा 2 रोटी बना दो। तुम्हें खाना मांगते हुए शर्म नहीं आती? 2 दिन से घर में अनाज का एक दाना तक नहीं है। बताओ खाना कहाँ से बनाऊं? लेकिन तुम्हें किसी बात से फर्क ही नहीं पड़ता। अगर तुम्हारे अंदर जरा भी शर्म बची है तो जाओ और कुछ काम करो, ताकि शाम तक हमारे घर का चूल्हा जल सके। सुषमा की कड़वी बातें सुनकर आरामदास भारी कदमों से घर से बाहर निकलता है। अब क्या करूं? मेरे पास न काम है न पैसे। आज तक उधार लेकर ही गुजारा किया, अब कौन उधार देगा? सबने ताने देना शुरू कर दिया है। एक आखिरी उम्मीद है लोकेश भाई, वो हमेशा मदद करते आए हैं, शायद इस बार भी। भाई कैसे हो? आज तुम्हारी मदद चाहिए। घर में हालात बहुत खराब हैं, खाने को कुछ नहीं है। अगर थोड़ा उधार दे दोगे तो बड़ा एहसान होगा। वादा करता हूं अगले हफ्ते लौटा दूंगा। आरामदास, तुम्हें पता है ना, मैंने तुम्हारी पहले भी कितनी बार मदद की है, लेकिन तुमने कभी वापस करने की जहमत उठाई? पूरे गांव में ऐसा कौन है जिसे तुमने उधार न लिया हो? भाई इस बार सच में हालात बहुत खराब हैं। सुषमा ताने दे रही है, प्लीज इस बार मदद कर दो। बातें बनाना तो तुम अच्छे से जानते हो आरामदास, पर कब तक दूसरों के भरोसे जिंदा रहोगे? क्या कभी सोचा है खुद के पैरों पर खड़े होने के बारे में? देखो भाई, मैं यहाँ ज्ञान सुनने नहीं आया। अगर पैसे हैं तो दे दो, वरना मत दो, मैं खुद संभाल लूंगा। आरामदास की ये बेपरवाह बात सुनकर लोकेश का गुस्सा फूट पड़ता है। देखो भाई, मेरे पास पैसे तो हैं, लेकिन मैं तुम्हें नहीं दूंगा, क्योंकि तुम एक नंबर के मक्कार और धोखेबाज इंसान हो। पैसे लेकर लौटाने का नाम भी नहीं लेते। तुम्हारे जैसे लोगों की मदद करना बेकार है। लोकेश के ताने सुनकर आरामदास अपने घर की ओर बढ़ा, लेकिन कदम भारी थे। रास्ते में वह थककर एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया। अभी वह अपने हालात पर सोच ही रहा था कि दूर से गांव का मुखिया अपने 2 साथियों के साथ डंडा लिए उसकी ओर आते हुए दिखा। हे भगवान, अब ये कौन सी नई मुसीबत आ गई? ये मुखिया जी तो मुझसे पैसे के लिए ही आए होंगे। अब मैं क्या जवाब दूं? बहुत हो गया आरामदास, तूने मुझे कब से बेवकूफ बना रखा है। तुझे अपनी चालाकियों और झूठे वादों का हिसाब देना ही होगा। इस बार तेरी कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी। आज मैं तुझसे अपने पैसे वापस लेकर ही जाऊंगा। मुखिया जी, मेरी बात सुनिए। इस वक्त मेरी हालत बहुत खराब है, घर में खाने को कुछ नहीं है। बस थोड़ा और समय दीजिए, मैं वादा करता हूं कि आपकी एक एक पाई लौटा दूंगा। अगर तुझे पैसे देने होते तो कब का चुका देता। तेरे बहानों की कोई कीमत नहीं है। तुझसे बड़ा कामचोर और धोखेबाज मैंने नहीं देखा। अरे तुझे तो धरती का बोझ कहना चाहिए। मुखिया की कड़वी बातें सुनकर आरामदास समझ गया कि वह आज बचने वाला नहीं। मुखिया जी, एक आखिरी मौका दे दीजिए। मैं सच में वादा करता हूँ 1 महीने के अंदर सारे पैसे लौटा दूंगा। अचानक सुषमा वहां पहुंच जाती है। मुखिया जी, इन्हें छोड़ दीजिए। मैं आपसे वादा करती हूँ कि ये आपका पैसा लौटा देंगे। कृपया इन्हें मत मारिए। सुषमा, सिर्फ तुम्हारी बात का मान रखकर मैं इसे आज छोड़ रहा हूं, लेकिन सुन लो, अगर इसने 1 महीने के अंदर मेरे पैसे नहीं लौटाए तो अगली बार इसका वो हाल करूंगा जो ये जिंदगी भर याद रखेगा। इतना कहकर मुखिया अपने घर चला जाता है। कब तक मैं तुम्हें पिटने से बचाती रहूंगी आरामदास? अगर तुमने 1 महीने के अंदर पैसे नहीं लौटाए तो मुखिया तुम्हारी हड्डी पसली तोड़कर रख देगा। सुषमा सही कह रही है। अगर मैंने पैसे नहीं लौटाए तो मेरी हालत बुरी हो जाएगी, लेकिन पैसे कहां से लाऊं? हाँ, मैं एक काम करता हूं, 1 महीने के अंदर पैसे लौटा दूंगा। 1 महीने के अंदर पैसे लौटाए तो मुखिया तुम्हारी हड्डी पसली तोड़कर रख देगा। सुषमा सही कह रही है। अगर मैंने पैसे नहीं लौटाए तो मेरी हालत बुरी हो जाएगी, लेकिन पैसे कहां से लाऊं? हाँ,
एक काम कर सकता हूँ, हमारे पास 2 बैल हैं, मैं एक बैल मुखिया जी को दे देता हूँ। इस तरह मैं उनसे थोड़ी मोहलत ले सकता हूँ। अगली सुबह आरामदास एक बैल की पेशकश करने के लिए मुखिया के घर पहुंचता है। मुखिया जी, मैं आपके पैसे नहीं लौटा सकता क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन मेरे पास 2 बैल हैं। मैं आपको एक बैल दे देता हूं। जब मेरे पास पैसे होंगे तो मैं अपना बैल वापस ले जाऊंगा। अरे वाह, आज तूने काम की बात की है। जा अपना बैल ले आ। मुखिया जी, बैल भारी है, आप अपने किसी आदमी को मेरे साथ भेज दीजिए, वो बैल लेकर आ जाएगा। मुखिया अपने एक आदमी को आरामदास के साथ भेजता है। आरामदास अपने बैल में से एक बैल उसे सौंप देता है। उसके बाद आरामचंद अपनी पत्नी सुषमा के पास जाता है। सुषमा, आज मैंने मुखिया जी का सारा कर्ज चुका दिया है, अब वो कभी हमारे दरवाजे पर नहीं आएगा। लेकिन तुम्हारे पास तो पैसे नहीं थे, फिर तुमने मुखिया जी के पैसे कैसे दिए? सुषमा, मैंने अपना एक बैल मुखिया जी को दे दिया, उनके कर्ज के बदले। अब हमारी जिंदगी से उनका झंझट हमेशा के लिए खत्म। क्या तुमने बैल दे दिया और तुम इसे समझदारी मान रहे हो? क्यों, इसमें क्या गलत किया? बेवकूफ मुखिया जी नहीं, आप हो। एक बैल के बिना तुम खेत कैसे जोतोगे? अब एक बैल हमारे किस काम का है? हे ईश्वर, मेरी तो किस्मत ही फूट गई। ऐसा निकम्मा और मूर्ख पति मिला है, अब मैं क्या करूं? सुषमा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ये तो मैंने सोचा ही नहीं कि एक बैल के बिना हमारा गुजारा कैसे होगा। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे मेरा बैल वापस चाहिए। किसी भी तरह मुखिया जी से जाकर बैल वापस लेकर आओ, अभी के अभी। आरामदास शर्मिंदा होकर सिर झुकाता है और घर से बाहर निकल जाता है। आरामदास जंगल में जाकर एक पेड़ के नीचे बैठकर अपनी बेवकूफी पर पछताने लगा। वो सोचने लगा कि अब हालात को कैसे संभाले। अचानक उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। आरामदास चौंक कर चारों ओर देखता है। दूर पेड़ के दूसरी तरफ एक साधु बाबा प्यास से बेहाल होकर जमीन पर गिरे हुए थे। उसने बाबा के चेहरे पर पानी छिड़का और फिर उन्हें पानी पिलाया। इसके बाद बाबा होश में आ गए। धन्यवाद बेटा, तूने मेरी प्यास बुझाई। अब सुन, मैं जानता हूं कि तुझे कौन सी परेशानी सताती है। बाबा, आप मेरी परेशानी कैसे जानते हैं? बेटा, मैं तेरी परेशानी का कारण जानता हूं। गांव का मुखिया तेरा एक बैल ले गया है। तूने गांव वालों से कर्ज बहुत ज्यादा ले रखा है। तेरी पत्नी भी तुझसे नाराज है और तू यही सोच रहा है कि इन सभी मुसीबतों से कैसे छुटकारा पाए। बाबा, आपकी बातें बिल्कुल सही हैं, पर मैं इन सब का हल नहीं निकाल पा रहा हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। घबराओ मत बेटा, हर समस्या का समाधान होता है। ईश्वर पर भरोसा रख और सच्चे मन से प्रयास कर। लेकिन याद रखना, दूसरों की मदद करना और सच्चाई के रास्ते पर चलना ही तेरा असली कर्तव्य है। बाबा जी, मुझे इस बार इस संकट से निकाल दीजिए। मुझे कोई उपाय बताइए। मैं आपकी कृपा और सलाह का हमेशा आभारी रहूंगा। ठीक है बेटा, मैं जानता हूं कि तेरे पास बैल नहीं है और तेरे खेत खाली पड़े हैं, पर अब सुन, मैं तुझे एक वरदान देता हूं। आज से तेरे अंदर 100 बैलों की ताकत होगी। तू जो भी काम करेगा उसमें थकान नहीं महसूस होगी। अब बस तू पूरी लगन और मेहनत से काम कर। धन्यवाद बाबा जी, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अब मैं कड़ी मेहनत करूंगा और अपना जीवन बदलने की पूरी कोशिश करूंगा। साधु बाबा ने मुस्कुराते हुए आरामदास को आशीर्वाद दिया और वहां से चले गए। आरामदास भी अपने भीतर नई ऊर्जा और उम्मीद के साथ वहां से चल पड़ा। अगली सुबह सुषमा ने जब उठकर देखा तो आरामदास बिस्तर पर नहीं था। वह उसे ढूंढते हुए खेतों की तरफ गई। वहां उसने देखा कि आरामदास अकेले ही पूरे खेत का काम कर रहा था, वह भी बिना बैलों की मदद के। यह देखकर सुषमा हैरान रह गई। आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये इतने मेहनती हो गए? ये तो बिना किसी मदद के पूरा खेत अकेले ही जोत रहे हैं। यह तो कमाल हो गया।
कुछ ही दिनों में यह बात पूरे गांव में फैल गई कि आरामदास बिना किसी मदद के खेत का सारा काम कर लेता है, वह भी बिना थके। गांव के लोग भी अब उसे अपने खेतों में काम करने के लिए बुलाने लगे। आप कितनी मेहनत करते हैं, दिन रात खेतों में काम करते हैं। आप न सिर्फ अपने खेत बल्कि पूरे गांव के खेतों का भी काम कर देते हैं और जरा भी आराम नहीं करते। आपको थकान नहीं होती क्या? आखिर यह क्या हो गया है आपको? पता नहीं सुषमा, लेकिन मैं कितना भी काम कर लूं मुझे थकान महसूस नहीं होती। लगता है ये बाबा जी का आशीर्वाद है। फिर आरामदास ने सुषमा को साधु बाबा के आशीर्वाद के बारे में बताया। अच्छा जी, ये बात है। ठीक है, आप जाइए, अपना काम खत्म कीजिए, लेकिन अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिए। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में चंदन नाम का एक किसान रहता था। चंदन अपने माता पिता का इकलौते बेटा था और परिवार की पूरी जिम्मेदारी उसके कंधों पर थी। उसका गांव चारों ओर हरियाली से घिरा हुआ था। गांव के अधिकतर लोग जीवन व्यापन के लिए खेती बाड़ी करते थे। चंदन बेटा, ओ चंदन बेटा, इस बार क्या सोचा है? खेतों में कौन सी फसल उगानी है? भला हो मेरे पूर्वजों का, जिनकी वजह से हमारे पास जमीन का वो टुकड़ा है, वरना महंगाई के इस जमाने में जीना मुश्किल हो जाता। हाँ पिताजी, सही कहा आपने। पिताजी, मैं सोच रहा हूँ इस बार खेतों में धान की फसल लगाऊं। सुना है बाजार में चावल की अच्छी मांग होने वाली है, लेकिन एक समस्या है। हमारे पास खेत का छोटा टुकड़ा है। यदि हमारे पास ज्यादा जमीन होती तो फसल भी ज्यादा मिलती, और तो और हमारे पास ज्यादा पैसे भी नहीं है कि मैं अच्छी लागत लगा दूं ताकि मुनाफा भी ज्यादा हो। बेटा, तुम सही कह रहे हो। खेत का वो छोटा सा हिस्सा काफी नहीं है, लेकिन तुम निराश मत हो। जितने बीज है हमारे पास उतने ही बो दो। नहीं पिताजी, मैंने फैसला किया है। गांव के साहूकार से कुछ पैसे उधार पर लूंगा और फसल की पैदावार बढ़ाऊंगा, और समय आने पर फसल बेचकर साहूकार के पैसे लौटा दूंगा। इस तरह कुछ ज्यादा मुनाफा हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब तुम बड़े हो गए हो। जैसा तुम सही समझो कर सकते हो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। चंदन ने अपने खेतों में धान की बड़ी फसल उगाने का फैसला किया। वो साहूकार से उधार पैसे लेने उसके घर जा पहुंचा। मालिक, मुझे खेती करने के लिए कुछ पैसों की जरूरत है। अगर आप मुझे कुछ पैसे उधार दे दें तो आपका एहसान होगा। जैसे ही फसल की कटाई हो जाएगी मैं आपको आपके पैसे लौटा दूंगा। देखिए मालिक, मना मत करिएगा। बहुत उम्मीद लेकर आपके पास आया हूं। पूरे गांव में आप ही ऐसे इंसान हैं जो मेरी मदद कर सकते हैं। हाँ चंदन, तू ठीक कह रहा है। पूरे गांव में मैं ही हूँ जो तेरी पैसों से मदद कर सकता हूँ। तू बिल्कुल सही इंसान के पास आया है। बातों से तो तू समझदार और उत्साहित लगता है। तेरे अंदर एक जोश छलकता है। बाकी सब तो ठीक है। चंदन, तुझे पैसे चाहिए और मैं एक साहूकार हूँ, लेकिन मैं तुझे ऐसे कैसे पैसे दे दूं? कहीं तू मेरे पैसे लेकर भाग गया तो मेरा तो नुकसान हो जाएगा ना। तू तो मजे से मेरे पैसों पर ऐश करेगा और यहाँ मैं तुझे ढूंढता रहूंगा। मालिक, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? मैं भला आपके पैसे लेकर क्यों भागूंगा? इतने सालों से मैं और मेरा परिवार इसी गांव में रहते हैं। आप तो मेरे पिताजी को भी जानते हैं। वो एक ईमानदार इंसान है। लेकिन चंदन, व्यापार तो ऐसे नहीं चलता। अगर मैं ऐसे ही लोगों को पैसे बांटता रहा तो रास्ते पे आ जाऊंगा। अगर तू पैसों के बदले कोई कीमती चीज गिरवी रख सकता है तो ठीक, वरना मुझे माफ कर, मैं पैसे नहीं दे सकता। पैसों का लेने देन बहुत सोच समझ के करना चाहिए। मेरी बात का बुरा मत मानना, लेकिन पैसा लेकर लोग भाग जाते हैं।
साहूकार होने की हैसियत से मुझे कुछ कीमती गिरवी रखना ही होगा, वरना तू गांव में किसी और से पैसे ले ले। लेकिन मालिक, मेरे पास कोई कीमती चीज नहीं है। मैं एक गरीब इंसान हूं। मैं आपके पास गिरवी क्या रखूं? तेरा पास घर है ना, जमीन के कागजात मेरे पास गिरवी रखते और पैसे ले जा, मुझे कोई आपत्ति नहीं। ठीक है मालिक, जैसा आप कहें। चंदन ने अपने घर के कागजात साहूकार के पास गिरवी रख दिए और साहूकार से कर्ज ले लिया। उसने साहूकार से लिया कर्ज और अपनी सारी जमा पूंजी खेतों में लगा दी। चंदन बेटा, इतने सुबह सुबह कहा जा रहा है? तेरे पिताजी भी बिना बताए बाहर चले गए हैं, पता नहीं कब तक लौटेंगे। इस घर में तो किसी को भी मेरी पड़ी ही नहीं है, मेरी कोई सुनता ही नहीं। माँ, खेतों में जा रहा हूँ, आज बहुत काम है। ठीक है, खेत पर भी चले जाना, लेकिन खाना तो खाता जा। मैंने आलू मटर की सब्जी और रोटी बनाई है। नहीं माँ, अभी भूख नहीं है, मैं बाद में खा लूंगा। देखो तो, काम की वजह से इसे भूख भी नहीं लग रही। मेरा बेटा कितना मेहनती है। हे ऊपर वाले, मेरे बेटे को खूब सफल बना। चंदन दिन रात अपने खेतों में मेहनत करने लगा। चंदन की कड़ी मेहनत रंग लाई। इस बार उसकी फसल उम्मीद से ज्यादा अच्छी हुई। चंदन को लगा कि अब उसका समय बदलने वाला है, लेकिन चंदन का पड़ोसी हरी, जो उससे जलता था, उसकी फसल को देखकर ईर्ष्या से भर गया। चंदन तो आजकल बहुत उड़ने लगा है। उसने खेत के उस मामूली से टुकड़े में इतनी अच्छी फसल उगा ली, और यहाँ में मेरे पास इतनी बड़ी जमीन है, फिर भी मेरी फसल इतनी मुरझाई हुई सी है। अब वो रमेश उन फसलों को मंडी में बेचकर खूब पैसा कमाएगा, और अगर इसी तरह चलता रहा तो वो एक दिन मेरे बराबर खड़ा हो जाएगा, मुझसे मुकाबला करेगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। मुझसे जल्दी कुछ करना होगा। उस गरीब चंदन की इतनी औकात, वो मुझसे मुकाबला करेगा। उसे सबक सिखाना ही होगा। हरी को चंदन की मेहनत और फलता फूलता खेत बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसने चंदन को नीचा दिखाने की साजिश रचनी शुरू कर दी। हरी ने मंडी के व्यापारियों को यह कहकर भड़काया कि चंदन की फसल में खराबी है। उसने अफवाह फैलाई कि चंदन की फसल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। जब चंदन अपनी फसल लेकर मंडी पहुंचा, तो उसे यह देखकर गहरा धक्का लगा कि कोई भी उसकी फसल खरीदने को तैयार नहीं है। धनी सेठ, ये देखिए, इस बार चावल की पैदावार बहुत अच्छी हुई है, पिछले कुछ वर्षों से भी बहुत अच्छी। बताइए, कितनी बोरियां आप लेंगे? नहीं चंदन, मुझे चावल नहीं चाहिए। कम से कम मैं तुमसे चावल नहीं लूंगा। गांव में और भी लोग हैं जो अच्छे गुणवत्ता वाले चावल बेचते हैं। इस बार मैं उनसे ही चावल लूंगा। क्यों सेठ जी, क्या आपने पहले से चावल कहीं और से ले लिए हैं? हमारे धनी सेठ तो क्या, तुमसे तो पूरे मंडी में कोई भी चावल नहीं लेगा। अपना समय बर्बाद मत करो और अपने घर लौट जाओ। कोई भी तुमसे चावल का एक दाना भी नहीं लेगा। लेकिन क्यों साहब, क्या मुझसे कोई गलती हुई है? मुन्ना, तुम ये सब बातें करके क्यों अपना और मेरा, हम दोनों का समय बर्बाद कर रहे हो। इससे बहस करने का कोई फायदा नहीं। हमें और भी बहुत से जरूरी काम है। चलो यहाँ से। व्यापारियों ने चंदन से फसल लेने से मना कर दिया। उसे समझ नहीं आया कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। उसे उसकी मेहनत और सपने बिखरते नजर आ रहे थे। माँ, पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है। रोज चावल की बोरियां लेकर मंडी जाता हूँ, पर कोई भी मुझसे चावल नहीं लेता। जितने भी व्यापारी हैं, सब मेरे सिवा सभी किसानों से चावल और दूसरे अनाज ले लेते हैं, और मैं वहाँ खड़ा
बस लोगों को देखता रहता हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे चावल अच्छे नहीं हैं, बल्कि इस बार तो फसल और भी अच्छी हुई है। फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है? कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे सपने टूट के बिखरने वाले हैं। अब तो ऐसा लगने लगा है शायद मेरी ही कोई क्यों हो रहा है? कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे सपने टूट के बिखरने वाले हैं। अब तो ऐसा लगने लगा है शायद मेरी ही कोई गलती है। चंदन बेटा, तुम एक किसान के बेटे हो। इतनी जल्दी हार मानना ठीक नहीं है मेरे बच्चे। कोई बात नहीं अगर तुम कोशिश में नाकाम रहे, लेकिन ऐसे हार मानना सही नहीं है। मैंने और तुम्हारे पिताजी ने देखा है कि तुमने खेतों में कितनी मेहनत की है। तुम्हें अपनी की गई मेहनत पर भरोसा होना चाहिए। एक बात हमेशा याद रख, अच्छे दिल और पूरी ईमानदारी के किया गया परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता और सब्र का फल बहुत मीठा होता है। तुम्हारी ईमानदारी और सच्चाई तुम्हें जीवन में गिरने नहीं देंगी। बस तुम्हें मेहनत करते रहना है। क्यों रे चंदन, पैसे लेते समय तो तू बड़े बड़े वादे कर रहा था। अब क्या हुआ? तू मेरे पैसे कब लौटा रहा है? तेरे किए गए वादे के अनुसार तूने अभी तक 1 रुपया भी नहीं लौटाया है। बोलता क्यों नहीं अब? मालिक, मेरी फसल कोई भी मंडी में नहीं ले रहा है। मैं कुछ दिनों से रोज मंडी जाता हूँ, लेकिन शाम को खाली हाथ घर लौटता हूँ। देख चंदन, मैं यहाँ तेरी मनगढ़ंत कहानी सुनने के लिए नहीं आया हूँ। पैसे लेते वक्त मैंने तुझसे साफ साफ कहा था मुझे मेरे पैसे वक्त पे वापस चाहिए। अब मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। अगर अगले रविवार तक तूने पैसे नहीं लौटाए तो मैं तुझे पंचायत के पास लेकर जाऊंगा। इस बात को अपने दिमाग में बैठा ले। चंदन पर साहूकार का कर्ज चुकाने का दबाव बढ़ने लगा। एक दिन पंचायत बुलाई गई। सरपंच जी, चंदन ने मुझसे कर्ज पे पैसे लिए थे। इसने वादा किया था कि ये मेरे पैसे समय पर लौटा देगा, लेकिन अब जब पैसे लौटाने का समय आया तो ये अपनी बात से मुकर रहा है। इसने अब तक 1 रुपया मुझे नहीं दिया है। पैसे मांगने जाऊं तो कहता है अभी पैसा नहीं है। क्यों चंदन, तुम साहूकार के पैसे वापस क्यों नहीं कर देते? उसने जरूरत के वक्त तुम्हें पैसे देकर तुम्हारी मदद की है। अब तुम उसे उसके पैसे लौटाने में इस तरह परेशान कर रहे हो। मैं तो तुम्हें गांव का एक अच्छा इंसान समझता था, लेकिन तुम ऐसा करोगे मुझे पता नहीं था। सरपंच जी, आप मेरी बात तो सुनिए। ऐसा नहीं है कि मैं साहूकार जी के पैसे लौटाना नहीं चाहता। मैं जानता हूं साहूकार साहब ने मेरी जरूरत के समय मुझे कर्ज देकर मुझ पर एहसान किया है, और मैं भी उनके पैसे उन्हें लौटाना चाहता हूं। मेरे खेतों की फसल भी बहुत अच्छी हुई है, लेकिन इस बार मंडी में मुझसे कोई चावल नहीं खरीद रहा। सारे व्यापारी मेरे अलावा सबसे चावल ले रहे हैं, पर मुझसे कोई भी नहीं ले रहा। देखा सरपंच जी आपने, ये किस तरह बहाने बनाता है। अगर मंडी में चावल की मांग है तो फिर सबको तुमसे क्या परेशानी हो सकती है, जो सब तुम्हारे चावल छोड़ के बाकी किसानों से चावल ले रहे हैं। और वैसे भी तुम्हारे चावल बिक रहे हैं या नहीं, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए, वरना तुमने जो मेरे पास घर के कागजात गिरवी रखे हैं वो मेरा हो जाएगा। पंचायत ने तुम दोनों की बातों को गौर से सुना है, और चंदन, पंचायत से तुम्हें 1 सप्ताह का समय दिया जाता है। तुम साहूकार के पैसे वापस करो, वरना शर्त के अनुसार तुम्हारी जमीन पर उसका हक होगा। फिर तुम्हारा घर उसका हो जाएगा। साहूकार, तुम चिंता मत करो, तुम्हें इंसाफ जरूर मिलेगा। लेकिन साहब, अगर घर उनका हो जाएगा तो मैं कहां जाऊंगा? मेरे माता पिता को इस उम्र में इतना बड़ा सदमा नहीं दे सकता मैं। चंदन, जब तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम लिए गए कर्ज को चुकाओ, तो फिर तूने कर्ज लिया ही क्यों? मेरी ही गलती है जो मैंने तुझे पे भरोसा करके पैसे दिए। मुझे ही सतर्क रहना चाहिए था। साहूकार ने चंदन की बेइज्जती की और कहा कि अगर उसने समय पर कर्ज नहीं चुकाया तो उसकी जमीन छीन ली जाएगी। चंदन के आंखों में आंसू थे। क्या सोचा था मैंने, और क्या हो गया? इस उम्र में माँ पिताजी के साथ अगर सच में साहूकार ने घर से निकाल दिया तो क्या करूंगा मैं? कहां लेकर जाऊंगा पिताजी और माँ को? ये किस तरह से मुसीबत में पड़ गया हूं मैं।
साहूकार ने भरी पंचायत में मेरी कितनी बेइज्जती की। कोई भी मेरी बात मानने को तैयार नहीं है कि मेरी फसल कोई भी नहीं ले रहा। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ जो सबने मेरी फसल लेने से मना कर दिया? नहीं, मैं ऐसे हार नहीं मान सकता। मुझे पता करना ही होगा कि आखिर सच क्या है। चंदन ने हार मानने की बजाय सच्चाई का पता लगाने का निश्चय किया। उसने अपने कुछ भरोसेमंद साथियों से इस षड्यंत्र की तह तक जाने को कहा। जल्दी ही उसे पता चला कि यह सब हरि की साजिश थी। चंदन ने गांव के बुजुर्गों और पंचायत से इस मामले की शिकायत की। पंचायत ने तुरंत हरि को पूछताछ की। हरि, तुम पर इल्जाम है, तुमने ठेकेदारों और व्यापारियों को चंदन के खिलाफ भड़काया है कि वो चंदन से चावल ना ले। उसके चावल में मिलावट है और वो अच्छे भी नहीं है। तुम इस बारे में क्या कहना चाहते हो? सरपंच जी, ये सरासर झूठ है। मैं इस गांव का एक आम आदमी हूं। मैं किसी को क्यों भड़काऊंगा? असल में तो ये चंदन मुझसे जलता है। मेरे पास इससे ज्यादा जमीनें हैं, बस इसीलिए ये मुझसे जलता है और मुझ पर इल्जाम लगा रहा है। और वैसे भी चंदन के ही चावल में कोई दोष होगा। ये बस मुझे बदनाम करने की कोशिश है। झूठ मत बोलो हरि। और भला मेरे चावल में क्या दोष होगा? मैंने बड़ी मेहनत से फसल उगाई है, दिन रात एक करके काम किया है। तुम इस तरह से बच के नहीं निकल सकते। तुम्हें बताना ही होगा कि तुमने ऐसा क्यों किया। देखा सरपंच जी आपने, ये कितना क्रोधित व्यक्ति है। आप इस पर भरोसा करके मुझ पे शक कर रहे हैं। इसके चावल नहीं बिक रहे, इसमें मेरा क्या कसूर? अगर मेरे खिलाफ कोई सबूत है तो बताइए, वरना मैं यहां से जा रहा हूं। सरपंच जी, चंदन झूठ नहीं बोल रहा है। हरि भाई, जब आप व्यापारियों के चंदन के खिलाफ भड़का रहे थे तब मैं वहीं था। हाँ सरपंच जी, ये सच है। हरि ने ही ठेकेदारों को चंदन के चावल ना लेने के लिए भड़काया है। उन्होंने व्यापारियों से कहा था कि चंदन भाई के चावल स्वास्थ्य से लिए अच्छे नहीं हैं। अब तुम क्या कहना चाहोगे हरि? क्या तुम अब भी अपनी गलती नहीं मानोगे? अब तो रवि ने भी गवाही दे दी है। अब तो तुम्हारे खिलाफ सबूत भी है। सरपंच जी, मुझे माफ कर दीजिए। चंदन की फसल देखकर मुझे जलन होने लगी थी। चंदन अपनी जमीन के उस छोटे से हिस्से से मुझसे ज्यादा फसल पैदा कर रहा था। अगर उसके चावल मंडी तक जाते तो मुझसे कोई भी व्यापारी चावल नहीं लेता। इसीलिए मैंने ऐसी चाल चली कि चंदन के चावल मंडी में होने के बावजूद लोगों ने उससे चावल नहीं लिए। मुझे चंदन से ईर्ष्या थी कि वो मुझसे गरीब होकर मेरी बराबरी में आ रहा था। मुझे माफ कर दीजिए सरपंच जी, मैं ऐसा दोबारा नहीं करूंगा। माफी मुझसे नहीं, चंदन से मांगो। तुम्हारी इस हरकत से उसे कितनी परेशानी हुई है। साहूकार ने उसका जीना मुश्किल कर दिया है। उसका घर दावा पर लगा है। भरी पंचायत में उसे शर्मिंदा होना पड़ा था। चंदन मेरे भाई, मुझे माफ कर दो। मुझसे गलती हो गई। मैं खुद तुम्हारे साथ चल के साहूकार को सब बताऊंगा। हरि की साजिश का पर्दाफाश हुआ और पंचायत ने हरि को गांव के सामने शर्मिंदा किया। बेलापुर नाम के गांव में एक बहुत ही कंजूस सेठ रहता था। उसकी कंजूसी के चर्चे दूर दूर तक थे। उसके साथ रह रहकर कभी कभी उसकी पत्नी यानी कि सेठानी भी थोड़ी बहुत कंजूसी करने लगी थी, लेकिन फिर भी दिल की साफ थी। माघ महीना शुरू हो गया था। एक रोज गांव के एक आदमी ने उससे कहा, सेठ जी, माघ का महीना शुरू हो गया। हम सब लोग गंगा स्नान के लिए कल निकल रहे हैं। आप भी साथ चलो। नहीं नहीं, मैं घर पर ही स्नान कर लूंगा। ये कहकर सेठ वहां से चला जाता है। सेठ जब घर पहुंचता है तो घर आकर सेठानी भी सेठ से इस बारे में बात करती है। सुनिए ना, सभी लोग गंगा स्नान करने जा रहे हैं, हम भी चलें? अरे नहीं भाग्यवान, जानते भी हो कितना खर्चा आ जाएगा। चुपचाप से घर में बाल्टी में गंगा जल डालकर ही नहा लेंगे, पैसे बच जाएंगे। अरे नहीं, हम वहीं जाकर नहाएंगे और पैसे बचाने तुम पैदल ही चल लेंगे। यहाँ से 20 किलोमीटर दूरी तो है। आखिर पत्नी के आगे किसकी चलती। और हार थक कर उसे गंगा स्नान के लिए जाना ही पड़ा। वो कुछ दूरी पर चला गया और एक किनारे पर नहाने लगा, लेकिन सीढ़ियां उतरते वक्त
उसका पैर फिसल गया और वो धड़ाम से गंगा में गिर गया और जोर जोर से भगवान शिव को याद करने लगा। अरे भोलेनाथ बचाओ। अरे अगर मैं बच गया तो मैं अभी पंडित को 1000 रुपए दक्षिणा दूंगा और आपके मंदिर में जाकर एक नारियल और फूल भी अर्पित करूंगा। साथ ही एक ब्राह्मण को भोजन भी कराऊंगा। वो भोलेनाथ का भक्त था, इसलिए शिवजी को तो उनकी मदद के लिए आना ही था। वो वहाँ एक पंडित का भेष लेकर आ गए और उसे बचा लिया। अब लाओ मेरी दक्षिणा। है? अरे कौन सी दक्षिणा? डूबते वक्त आपने बोला था ना कि जान बच जाएगी तो पंडित जी को दक्षिणा देंगे। अरे वो तो मैंने ऐसे ही बोल दिया होगा। अब मरता क्या ना करता, बेकार में क्यों तुम्हें पैसे दूं? ये कहकर सेठ वहाँ से चला गया। भगवान शिव भी मुस्कुराकर वहाँ से वापस कैलाश आ गए, जहाँ नारद मुनि ये सब देख रहे थे। वो भोलेनाथ से बोले, नारायण नारायण। हे भोलेनाथ, ये सेठ धनपत तो कितना बड़ा स्वार्थी है। जैसे ही उसके जीवन में उसकी समस्याओं का स्तर बड़ा होता है वो नीचे झुक जाता है, और जैसे ही उसकी समस्याओं का स्तर घटता है तो वो उतना ही अड़ियल बन जाता है। और कंजूसियत की तो सारी सीमाएं ही पार कर दी उसने, भोलेनाथ तक को नहीं छोड़ा। नारद, इंसान को उसके कर्म करने के पीछे जो मंशा छुपी हुई होती है उसके आधार पर फल मिलता है, न कि उसके दिखावे के कर्म के आधार पर। अभी आप आगे आगे देखिए, आप सब समझ जाएंगे। सेठ धनपत घर आकर अपनी पत्नी सरला को सारी बात बताता है। अगले दिन सुबह वो दोनों मंदिर के लिए निकल पड़े। इसके बाद वो दोनों मंदिर के अंदर जाते हैं, जहाँ पहुंचकर सेठ वो नारियल पंडित को देता है और कहता है, पंडित जी, इस नारियल को शिव जी के चरणों में फोड़कर नारियल आप मुझे वापस कर दो। पंडित को समझने देर नहीं लगी कि देखने से तो ये बड़ा ही अमीर मालूम होता है, लेकिन है एक नंबर का कंजूस आदमी। पंडित जी इसी सोच में डूबे हुए थे कि तभी सेठ धनपत ने पंडित जी से कहा, पंडित जी, कृपा करके आप कल मेरे घर पर भोजन के लिए पधारें। जो एक नारियल को भगवान पर चढ़ाकर वापस ले ले, भला वो एक ब्राह्मण को क्या भोज खिलाएगा। वैसे आप कितना खाना खाते हैं पंडित जी? बस थोड़े से चावल, 2 रोटियां, 1 गिलास दूध और हाँ 1-2 फल, बस इतना ही। ये सुनकर सेठ धनपत बहुत खुश हुआ कि चलो ज्यादा खर्चा नहीं आएगा, थोड़ा पैसा लगाकर काम बन जाएगा। धनपत अपनी पत्नी सरला को लेकर वहाँ से चला गया। ऊपर कैलाश में बैठकर नारद जी और भगवान शिव जी ये सब देख रहे थे। तभी नारद बोले, नारायण नारायण। हे भोलेनाथ, इस धनपत सेठ की कंजूसी की तो कोई हद नहीं है। कमाने को तो ये बहुत कमाते हैं, लेकिन वो सब सिर्फ अपनी तिजोरियों में ही जमा करके रखते हैं। किसी को भरपेट भोजन करवाने तक की हिम्मत इनमें नहीं है। न ही वो कभी किसी भूखे को खाना खिलाते हैं, न भिखारियों में दान करता है, और न ही कभी मंदिरों में चढ़ावा चढ़ाता है। अच्छे के साथ अच्छा और बुरे के साथ बुरा होता है, ये तो मैंने सुना है। लेकिन आज तो मैं भी इस कंजूस सेठ को इसके कर्मों का फल मिलते देखना चाहता हूँ। ये तो संसार का नियम है, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। फिर एक दिन जब सेठ धनपत अपनी दुकान के लिए निकले तो साधु के वेश में डाकू राका आया और वो सेठ धनपत की दहलीज पर आकर भिक्षा मांगने लगा। जो दे उसका भला, जो न दे उसका भी भला। तभी सरला बाहर आई और कहने लगी, साधु महाराज, मैं कई सालों से अपनी सूनी गोद लिए घूम रही हूँ। मेरा ये घर नन्ही किलकारियों से वंचित है। हमने सभी उपाय कर लिए, लेकिन अभी तक कोई लाभ नहीं हुआ। आप ही कोई रास्ता दिखाए महाराज। आपको 5 किलो सोना, 2 किलो चांदी और साल भर का राशन किसी साधु को दान करना होगा, तभी आपको फल मिलेगा। माँ बनने के सुख के लिए सरला ने अपनी तिजोरी से सोने के गहने, चांदी और ढेरों नोट एक थैले में भरकर उस साधु के सामने रख दिए। महाराज, आप एक साधु हैं और ये सभी दान आप स्वीकार कीजिए। साथ ही हमें आशीर्वाद दीजिए कि हमें एक बच्चा हो जाए। साधु के भेष में आए उस डाकू ने तुरंत वो थैला उठाया और उसे लेकर रफू चक्कर हो गया। रात को जब सेठ धनपत घर आए तो उन्होंने सरला को एक किस्सा बताया। आज जब मैं दुकान से घर आ रहा था तो मैंने 2 डाकुओं की बात सुनी। वो आपस में बात कर रहे थे कि ब्रिजपाल गांव में आज लूट कर तो मजा ही आ गया। न जाने वो लुटेरे किसको लूट कर चले गए। क्या तुम्हें इस बारे में कोई जानकारी है? जी, क्या लूट कर ले गए वो लोग? वो दोनों बात कर रहे थे कि उन्हें कोई बेवकूफ औरत मिल गई थी, जिसने अपने हाथों से उन्हें एक थैले में सोना, चांदी और रुपए दिए हैं। पता नहीं किसने ऐसा पाप कर्म किया है इस गांव में, जो कि वो घर खुद ही लूटने को तैयार हो गया।
और सारा माल उन डाकुओं के हाथ लग गया। सुनिए जी, वो डाकू और किसी का नहीं बल्कि अपना ही घर लूट कर ले गए हैं, और वो बेवकूफ औरत पुत्र की चाह में साधु के भेष में डाकुओं को पहचान न पाई और उसकी बातों में आकर तिजोरी में से सारा कीमती माल 2 थैलों में भरकर उसे दे दिए। अपनी पत्नी के मुंह से ये सब बातें सुनकर धनपत के होश उड़ गए। कैलाश में नारद और शिव जी ये सब देख रहे थे। तभी नारद जी ने हंसते हुए कहा, भोलेनाथ जी की जय हो। आज मैंने देख लिया, जैसे को तैसा ही मिलता है। जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें कंजूसी छोड़कर अपनी कमाई का कुछ हिस्सा दान पुण्य में भी लगाना चाहिए।